वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 20 ऑफ माफिया रिवेंज लव। कहीं ना कहीं सभी को उनकी हेल्थ की भी चिंता थी, लेकिन उनके साथ सभी को कृतिका की भी चिंता हो रही थी। समर जी वहाँ मौजूद सभी पर एक एक अपनी नजर डालते हुए आखिर में कृतिका पर आकर रुकते हैं और अपनी भारी आवाज में उसे देखकर कहते हैं, इधर आओ। समर जी की नजर खुद पर देख उनकी बातें सुनकर कृतिका के अंदर एक अजीब से डर की लहर उठने लगती है। लेकिन वे हिम्मत करके खुद से कहती है, नहीं कृतिका, तुम्हें अभी समझदारी से काम लेना होगा और हिम्मत से भी। ना तुम्हें अपने पति को झुकने देना है और ना अपने पिता को टूटने देना है। खुद को हिम्मत देकर कृतिका अपने कदम समर जी की तरफ बढ़ा देती है और उनके सामने आकर उनकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो जाती है। समर जी एक नज़र सूर्य को देखकर फिर से कृतिका को देखते हुए अपनी दमदार आवाज में पूछते हैं, पूछ सकता हूँ मैं किस हक से आप सूर्य के कमरे में हैं? क्या रिश्ता है आप दोनों का? समर जी की बात खत्म होते ही कृतिका भी बिना डरे उन्हें देखते हुए कहती है, उनकी पत्नी के हक से हूँ मैं यहाँ। इतना बोलकर अपनी नजर सूर्य की तरफ करते हुए कहती है, और ये मेरे पति है। पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की है हमने, और एक नहीं बल्कि 2 बार। समर जी के सवाल के बाद जहां सभी की नजर कृतिका पर जमी थी, वहीं कृतिका के मुंह से तुरंत जवाब सुनकर सभी दोबारा समर जी की तरफ देखने लगे थे। उनके सामने अभी वे सच आया था जिसके बारे में शायद वे सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन सभी को थोड़ी हैरानी होती है क्योंकि कृतिका के जवाब के बाद भी समर जी के चेहरे पर अब शिकन की एक लकीर भी नहीं आई थी। कृतिका के जवाब के बाद समर जी दोबारा शौर्य की तरफ देखते हुए कहते हैं, देखा आपने, इसे कहते हैं हिम्मत, लेकिन आपकी हिम्मत कहाँ चली गई शौर्य? इतने बड़े माफिया किंग जो दुनिया को अपने कदमों में झुका दे, उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची कि वह अपने बाप के सामने अपनी पत्नी को पत्नी कह सके। कितना दर्द दिया होगा अपनी इस बच्ची को, उसका अंदाजा भी है आपको? क्या यही सिखाया था मैंने आपको? समर जी फिर कृतिका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, सूर्य देखो, आप इसे उम्र में कितनी छोटी है, बिल्कुल मासूम गुड़िया की तरह, लेकिन इसने जो आज हिम्मत दिखाई है ना, उस हिम्मत के कारण मैं आपको माफ कर रहा हूँ। इतना बोलकर वे कृतिका के सिर पर अपना हाथ रख देते हैं और कृतिका उनके सीने से लग जाती है। समर जी की बात सभी को एक साथ हैरान कर देती है और मजे की बात यह थी कि इस बार अनाया भी हैरान थी। सूर्य अपने पिता की बात सुनकर उनके पास जाकर तो उनके गले लगकर मुस्कुराते हुए कहता है, आप ठीक बोल रहे हो डैड, आपकी बहू बहुत हिम्मत वाली है। शायद मैंने भी उसके जैसी हिम्मत दिखाई होती तो आज कोई तीसरा हमारे बीच आग लगाने की कोशिश नहीं करता। समर जी सूर्य की पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं, आपने जो भी किया हमारे लिए ही किया, जानते हैं हम, लेकिन आप ये कैसे भूल गए कि हम कोई कमजोर इंसान नहीं है। एक समय में हम भी दुनिया पर राज कर चुके हैं। आप अपने पिता को कमजोर मत समझिए। सूर्य समर जी की बात सुनकर सूर्य उनसे अलग होते हुए थोड़ा कन्फ्यूज होकर पूछता है, वैसे डैड, पूछने वाली बात तो है नहीं, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कब पता चला कि मेरी पत्नी कृतिका है, और कैसे पता चला आपको? समर जी सभी के सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं, आपके बर्थडे वाले दिन ही मुझे शक हुआ था, क्योंकि जो जलन और गुस्सा मैंने देखा था आपकी आंखों में, कृतिका को किसी और के करीब देखकर वे कोई गुस्सा नहीं था, वे जलन मैं भी महसूस करता था जब आपकी माँ मुझे किसी और का नाम लेकर चिढ़ाती थी। उसके बाद मैंने थोड़ी जांच पड़ताल की, फिर जाकर पिछले 4 सालों का जो भी हुआ वे सब पता चला मुझे। तभी मुझे उस दिन की बातें याद आई और इसका सच अपने आप मेरे सामने आ गया। समर जी ने आखिरी बात अनाया की तरफ देखते हुए कही थी, जिस कारण अनाया की आंखों में गुस्सा उतर आया और वे चीखते हुए कहती है, अच्छा खेल खेला आपने, लेकिन मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। आज नहीं तो कल तुम सबको बर्बाद करके रहूंगी। अनाया आगे कुछ बोलती उससे पहले उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है और ये थप्पड़ उसे कृतिका ने मारा था। कृतिका गुस्से से अनाया को घूरते हुए दोबारा उसे एक थप्पड़ खींचकर मारते हुए कहती है, कल रात आपने जो हरकत की उसके बाद भी आप में इतनी हिम्मत बची हुई है, आप दोबारा से वही कर रही है। लगता है कल रात की सजा भूल गई है आप। जरा अपने चारों तरफ देखिए, अभी भी 3 बेल्ट मौजूद है यहाँ। कृतिका की बातें सुनकर सभी उसे देखने लगते हैं, क्योंकि किसी को यहाँ भी सही ढंग से नहीं पता था कि आखिर कल रात अनाया ने क्या चाल चली थी। तभी युवान कृतिका के पास आकर गुस्से में अनाया को घूरते हुए कहता है, क्या किया है इसने, और आप किस सजा की बात कर रही हो? क्या हुआ था कल को? युवान के बाद जतिन और समर जी भी कृतिका के पास आकर चिंता करते हुए कहते हैं, हाँ बच्चे, बताओ क्या किया था इसने? अगर उसने कोई गंदी चाल चली होगी तो उसकी सजा तो मैं दूंगा अब इसे। ये बात समर जी ने अनाया को गुस्से से देखते हुए कही थी। वहीं इधर कृतिका की नजर तो बस सूर्य पर ही थी, जो पहले से ही मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसकी छोटी सी बीवी आज किसी भी तरह उसे छोटी नहीं लग रही थी। उसका और ही आज अलग था। कृतिका अपने कदम सूर्य की तरफ बढ़ाकर उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कल रात की हर एक बात सभी को बताती है। जैसे ही सबके सामने अनाया की बीती रात की हरकत आती है, सभी के मन में उसके लिए घृणा भर जाती है। जब सभी ये सुनते हैं कि अनाया ने कृतिका के बच्चे को भी मारने की कोशिश की, तो सबकी आंखों में उसके लिए गुस्सा उतर आता है। सबसे ज्यादा गुस्सा शौर्य की आंखों में था, लेकिन जब यह सुना कि किस तरह कृतिका ने शौर्य और अपने बच्चे को बचाया और अनाया को सजा दी, तो सभी को उस पर प्राउड महसूस होने लगा। कृतिका आगे कुछ कहती उससे पहले वहां रोहित आता है और वह भी बीती रात की वह बात बताते हुए कृतिका की तारीफों के पुल बांधने लगता है। उसने बताया कि कृतिका ने अनाया को कितनी कठोर सजा दी थी। कृतिका पर सबसे ज्यादा गर्व तो शौर्य को हो रहा था। वह मुस्कुराते हुए बिना किसी की परवाह के उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके माथे को चूम लेता है।
सभी की नजर कर्तिका पर देख अनाया मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगती है, लेकिन तुरंत ही शौर्य के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं, जिन्हें रोहित अपने साथ लेकर आया था। अनाया खुद को गार्ड से छुड़ाते हुए चिल्लाती है, क्या लगता है तुम लोगों को मैं हार मान जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना बोलकर वो अपना हाथ जबरदस्ती छुड़ाकर वहां रखा फ्लावर बेस उठाकर कृतिका के पेट पर दे मारती है। अनाया के फेंके वार से कृतिका को बचाते हुए शौर्य तुरंत आगे आकर उस फ्लावर बेस को अपने एक ही हाथ में कैच कर लेता है और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए तुरंत वो फ्लावर बेस उल्टा अनाया की तरफ फेंक देता है। शौर्य वो तो कृतिका को अनाया के वार से बचा लेता है, लेकिन उसका फेंका हुआ वार सीधा अनाया के सिर पर जाकर लगता है। उसी के साथ उसकी एक चीख निकल जाती है और उसका हाथ तुरंत उसके सिर पर चला जाता है। इधर कृतिका डर के मारे खुद को शौर्य के सीने में छुपाए हुए थी। उसको डर खुद के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए था। तभी जब वे देखती है कि अनाया ने उसकी तरफ भारी फ्लावर वेस्ट फेंका है, तो वे अपनी परवाह ना करके पहले अपने हाथ से अपने पेट को कवर करती है। कृतिका को डरते देख शौर्य उसके बालों को सहलाते हुए उसे संभालते हुए कहता है, बच्चे शांत हो जाओ, देखो कुछ नहीं हुआ, ठीक है सब। शौर्य की आवाज़ सुनते ही सभी की नज़र कृतिका और शौर्य पर शिफ्ट होती है, और जब उन सबकी नज़र कृतिका पर जाती है तब सभी अपना कदम उसी तरफ बढ़ा देते हैं। कृतिका को डरा हुआ देख समर जी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर अपना हाथ रखकर कहते हैं, अरे आप तो बहुत स्ट्रांग है, मैंने पता किया था सब कैसे अपने आपने युवान से डील किया, जंगल में गुंडों को मारा, यहाँ तक कि आपने अकेले ही एक हाथी जैसे इंसान को भी मार गिराया, फिर अब अभी आप डर कैसे सकती हैं? समर जी की बात सुनकर सभी को समझते देर नहीं लगती। उन्हें पहले ही एक एक बात की डिटेल मिल चुकी है, लेकिन इस बात पर किसी को कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि उनका ओरा ही कुछ लगता। जब कृतिका के कानों में सब्रजी की बात जाती है तब वे शौर्य के सीने से अपना चेहरा निकालकर उन्हें देखते हुए कहती है, जब आपका सामना गैरों से होता है ना, तब आप वे सब करते हैं खुद को बचाने के लिए जो जरूरी होता है। अगर जरूरत पड़े तो आप सामने वाले की जान भी ले सकते हैं, लेकिन वहीं जब आपका सामना किसी अपने से होता है ना, तब आपको हर एक चीज़ सोच समझ कर करनी पड़ती है। और फिलहाल मैं अभी वही सिचुएशन में खड़ी हूँ। अंकल, कृतिका के मुँह से इतनी समझदारी वाली बात सुनकर समर जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और वे सोनी को देखकर थोड़ा ताने मारने वाले अंदाज में कहते हैं, आप वे होंगे माफिया किंग, लेकिन हमारी बहू समझदारी में आप सबसे आगे। कहीं ऐसा ना हो कि आगे आपको इनसे पूछकर अपना सब काम करना पड़े। समर जी को अपनी साइड लेता देख कृतिका तुरंत अपनी नाक सिकुड़ कर सूर्य से दूर होकर उसे घूरते हुए कहती है, आपको पता है अंकल, आपके बेटे को लगता है कि मेरा दिमाग मेरे घुटनों में है, हमेशा मुझे ये इस चीज़ का ताना देते रहते हैं, हमेशा मुझे बच्चे बच्चे ही कहते रहते हैं, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। कृतिका की बात सुनकर शौर्य जहाँ भी शौर्य शौर्य अपनी ही भौहें सुकेड़ कर उसे घूरने लगता है, वहीं वाके खड़े सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि सभी को समझते देर नहीं लगती कि अब कृतिका शौर्य के डेड के साथ मिलकर खुद उसकी ही बैंड बजाने वाली है। कृतिका के मुंह से तपाक से शौर्य की कंप्लेंट सुनकर समर जी भी शौर्य को घूरते हुए कहते हैं, क्या सुन रहे हैं हम शौर्य, आप हमारी बहू से ऐसी बात करते हैं, आज के बाद आप हमारी बहू से इस तरह की बातें नहीं करेंगे। समर जी फिर कृतिका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर आज के बाद सॉरी आपको चिढ़ाए तो सीधा मेरे पास आएगी, आपके डैड हमेशा आपके साथ है। समर जी के मुंह से खुद के लिए डैड सुनकर कृतिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वह तुरंत उनके सीने से लगकर फपक कर रोने लगती है। शायद सभी को इसका कारण पता था। कृतिका उसी तरह रोते हुए समर जी के सीने से लगकर कहती है, अंकल मैं सच में ना आपको डेढ़ बोल सकती हूँ, आपने सच में मुझे अपना लिया है ना? तभी समर जी मुस्कुराते हुए उसके सिर को सहलाते हुए कहते हैं, पहले तो आप मुझे ही गैरों जैसे अंकल बोलना बंद कीजिए, और रही बात डेढ़ बोलने की, वो तो आपका हक है और ये हक आपने खुद कमाया है। समर जी की बात सुनकर कार्तिका को कुछ याद आता है, और वो उनसे थोड़ा दूर खड़े होकर अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहती है, अंकल वो शायद आप भूल गए हैं, मेरे अंदर भी उन्हीं का खून दौड़ रहा है जिन्होंने आपके पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की थी, और कहीं ना कहीं वे कामयाब भी हो गए थे। फिर भी आप मुझे अपनाएंगे? कृतिका के सवाल सुनकर समर जी शौर्य को देखते हुए कहते हैं, जब आप मेरे बेटे की इतनी जाति सहने के बाद भी उनसे माफ कर अपना प्यार दे सकती है, तो आपने तो ना कोई गलती की है और ना कोई गुनाह, फिर आपको किस बात की सजा दे हम? अपनी बात कहकर समर जी कृतिका के करीब आकर थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं, लेकिन अगर आपके मुंह से अब एक बार भी खुद के लिए अंकल सुना मैंने, तो शायद आपको कभी माफ़ नहीं करूंगा। तो अब से आपके होठों पर बस मेरे लिए डेट ही आना चाहिए, समझी आप? समर जी की बात सुनकर कृतिका के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ जाती है, और वो उनके गले लगकर उछलते हुए कहती है, थैंक यू डैड, थैंक यू, आपको नहीं पता आपने मुझे आज कितनी बड़ी खुशी दी है। कृतिका को उछलते देख सॉरी हल्का गुस्से में उसे डांटते हुए कहता है, उछलना बंद करो, समझ नहीं है क्या तुम्हें? सॉरी को गुस्से में देख कृतिका अपना चेहरा बेचारा सपना कर समर जी को देखते हुए कहती है, देखा आपने डैड, ये कैसा डांटते हैं मुझे, और इनका हमेशा से यही है, अपना रोब झाड़ते रहते हैं मुझ पर। कृतिका की चालबाजी देख सॉरी का मुंह बन जाता है। तब युवान उसके पास आकर धीरे से उसके कान में कहता है, भाई अब आपकी तो खैर नहीं, क्योंकि कृतिका ने अपनी टीम में उनके साथ बनाई है जिनके आगे आपकी भी नहीं चलती। युवान की बात सुनकर शौर्य भी उसी तरह धीरे से कहता है, कितनी देर रहेगी ये डेट के साथ, कभी ना कभी तो आएगी ही मेरे पास, तब बताता हूँ इसको, बड़ी आई डेट की चमची।
सूर्य आगे कुछ कहता उससे पहले समर जी उसे डांटते हुए कहते हैं, अगर आज के बाद आपने हमारी बच्ची को एक शब्द भी कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। समझे आप? फिलहाल सभी बहुत खुश थे क्योंकि आज ना जाने कितने सालों बाद इस घर में उनका परिवार पूरा हुआ था, लेकिन सभी अपनी खुशी में इतना गुम हो गए थे कि किसी को भूल ही गए। वे थी अनाया, जो सबका ध्यान दूसरी तरफ देख चुपके से वहां से निकल गई थी। जैसे ही युवान युवान का ध्यान उस तरफ जाता है, वो अपनी नजर सब तरफ दौड़ाते हुए कहता है, भाई डेड। अनाया भाग गई। युवान की बात कान में पड़ते ही सबको ध्यान आता है कि वे सब बातों में इतना खो गए थे कि अनाया को भूल ही गए। इसी का फायदा उठाकर वे वहां से निकल गए। सूर्य उसे वहां न देख तुरंत मेंशन से बाहर आता है और खड़े गार्ड्स को देख गुस्से में कहता है, अनाया कहाँ गई? रोका क्यों नहीं तुम सबने उसको? सूर्य को गुस्से में देख पहले तो सभी गार्ड्स की बोलती बंद हो जाती है। फिर उनमें से एक हिम्मत करके लड़खड़ाती जबान में बोलता है, सर हमें कुछ पता नहीं था कि कुछ हुआ भी है। उनके सिर से खून निकल रहा था, जिसे दिखाते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें चोट लग गई है, डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए हमने गेट खोल दिया। सूर्य बाहर जाने को होता है, तभी कृतिका उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, छोड़िए उन्हें, अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वही कांटों में बैठी अनाया अपने सिर से बहते खून को एक कपड़े से पोंछते हुए कहती है, जल्दी ही वापस आऊंगी मैं तुम दोनों को अपने बच्चे से दूर। उसे जन्म तो तू देगी कृतिका, लेकिन माँ वो मुझे बोलेगा। कुछ दिन बाद युवान का कमरा। रात का वक्त। युवान अपने बेड पर बैठा अपना सिर हेड रेस्ट पर टिकाए सामने ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठा तन्वी को देख रहा था। तन्वी अभी नाइट सूट पहने मिरर में देखकर कंघी से अपने बालों को संवार रही थी। तन्वी के बाल पहले के मुकाबले अभी काफी लंबे हो चुके थे, क्योंकि जब से उसे पता चला था कि युवान को लंबे बाल पसंद है, उसने अपने बाल कटवाए ही नहीं थे। तन्वी अपने बालों को अच्छे से कंघी कर एक चोटी में बांध रही होती है कि उसके कानों में युवान की आवाज़ आती है, जो बहुत ही प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तन्वी इधर आइए ना। युवान की इतनी प्यारी बातें सुनकर तन्वी अपने बालों को छोड़ तुरंत अपनी जगह से उठकर युवान के सामने जा खड़ी हो जाती है और हैरानी से उसे देखते हुए कहती है, क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? तन्वी को अपने सामने खड़ी देख युवान अपनी जगह से थोड़ा साइड खिसकते हुए उसे अपने हाथ साथ बेड पर रखकर वहां बैठने का इशारा करता है। उसका इशारा समझते हुए तन्वी तुरंत उसकी तरफ अपना चेहरा करके बैठ जाती है। वो दोबारा कहती है, क्या हुआ, बताइए, भी कुछ चाहिए आपको? तन्वी का सवाल सुनकर युवान बस मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला देता है। ये देख तन्वी तुरंत पूछती है, क्या चाहिए, बताइए भी तो, मैं अभी ला देती हूँ। आपको कुछ स्पेशल खाना है, बताइए, मैं अभी बना लाती हूँ। तन्वी की बात खत्म हो उससे पहले युवान अपना हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे खुद की तरफ खींचता है, जिस कारण तन्वी झटके से उसके सीने पर आ गिरती है। उसके दोनों हाथ युवान के खुले सीने पर होते हैं, क्योंकि युवान ने बस ट्राउजर पहना हुआ था। युवान अपने हाथ को तन्वी के नाइट ड्रेस के अंदर ले जाकर उसकी कमर को सहलाते हुए कहता है, नहीं जान, आपने जो जो बोला है उनमें से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आप चाहिए। युवान की हरकत से तन्वी पहले ही से ही शर्म के कारण अपनी नजरें झुकाए हुए थी और उसकी बातें सुनकर उसका सिर और नीचे झुक जाता है। ये देख युवान हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, ये आपका मुझसे अभी तक शर्माना मुझे अब समझ नहीं आता। ऐसा क्या है आप में जो मैंने देखा नहीं है और नहीं छुआ है? और आपके हर अंग को तो छुआ है मैंने, अपने हाथों से भी और अपने होठों से भी, फिर ये शर्माना क्यों? जान। युवान की बातें सुनकर तन्वी उसी तरह अपना सिर नीचे किए ही कहती है, मैं आपकी तरह बेशर्म थोड़ी हूँ, अब छोड़िए मुझे, अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो। तन्वी की बात सुनकर युवान वापस उसे खुद की तरफ खींचते हुए कहता है, बात तो मेरी खत्म हुई नहीं है, लेकिन आज बात खत्म होने के बाद भी आपको छोड़ने का कोई मूड नहीं है मेरा। युवान की बात सुनकर तन्वी अपना सिर उसके सीने पर रखकर धीरे से कहती है, और क्या कहना है आपको जिसके लिए आप इतने बेशर्म हो रहे हैं? तन्वी की बात पूरे होने से पहले ही युवान उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए कहता है, मुझे भी अपडेट बनना है तन्वी, क्या हम भी अभी अपना बेबी प्लान करें? अगर आप चाहे तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आप पर। आई नो आपकी स्टडी है अभी, और आपकी एज भी अभी काफ़ी कम है। युवान की बुरी बात सुनकर तन्वी अपना चेहरा उसके सीने से निकालकर थोड़ा झिझकते हुए कहती है, युवान जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या आप कृतिका की डिलीवरी तक नहीं रुक सकते? बस 4 महीने ही तो बाकी है, उसके बाद जैसा आप चाहे मैं वैसा करूंगी। तन्वी की बात सुनकर युवान के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो तन्वी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बेड पर लेटकर तुरंत पलट जाता है और उसके होठों को कसकर चूमते हुए कहता है, जैसा मैं चाहूँ वैसा क्यों, जैसा आप चाहोगी वैसा होगा, बस रात की ड्यूटी मेरे हिसाब से करनी पड़ेगी आपको। तन्वी बस कुछ ना बोल अपना सर झुकाए चुपचाप लेटी रहती है। ये देख युवान उसके होठों को चूमते हुए कहता है, आपको पता है तन्वी, आज ऑफिस में बहुत काम था, बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ मैं। युवान की बात खत्म होते ही तन्वी उसे देखते हुए कहती है, अच्छा आप थक गए हैं, कोई बात नहीं, आप सो जाइए। अपनी बातें सुनकर तन्वी को रिलैक्स होते देख युवान मन ही मन हंसने लगता है, लेकिन अपनी हंसी रोक तन्वी को शौक देते हुए कहता है, अरे कैसे सो जाऊं, आप तो मेरी अर्धांगिनी होना, तो आपका फर्ज नहीं बनता कि जब मैं थका हुआ रहूं तब आप वे करो जो मैं करता हूँ, और अगर आप थक जाओगी तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, इससे हमारी ये हसीन रात बेकार नहीं जाएगी।
युवान की बातें सुनकर तन्वी का चेहरा शर्म से और झुक जाता है। ये देख युवान जी जोर से हंसते हुए कहता है, तन्वी आप बिना सच में। अरे भाई, अपने पति से कौन शर्माता है इतना, चलो अब शुरू करो आप। युवान की बातें खत्म होने के बाद भी तन्वी कुछ नहीं करती। तभी युवान अपना सिर में हिलाकर अपने होठ उसके होठों के करीब ले जाते हुए कहता है, लगता है आपको मेरी ही मेहनत करना ज्यादा पसंद है। इतना बोलकर वह तन्वी का हाथ अपने सीने पर रखकर उसके होठों को चूमने लगता है। थोड़ी ही देर में युवान की किस काफी डीप हो जाती। उसका हाथ अब तन्वी के पूरे शरीर पर घूम रहा था। धीरे धीरे वो तन्वी के नट शर्ट के बटन खोलने लगता है। सूर्य का कमरा रात के 2 बजे के करीब। कभी कभी भी ना कृतिका सोई थी और ना सूर्य। कारण थी कृतिका, उससे आज खुद नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वे सूर्य को भी सोने नहीं दे रही थी। वो उससे करीब 2 घंटे से बातें ही किए जा रही थी, मतलब बोल तो सिर्फ वही रही थी। सूर्य तो बेचारा तो बस ना और हाँ में ही बोल रहा था। सूर्य जो करीब सुबह के 5 बजे से जागा था, उसकी आंखें नींद से एकदम लाल हो गई थी। सूर्य को बर्दाश्त नहीं होता तो वो बैठे बैठे अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये देख कृतिका अपना मुंह बिचका कर रोते हुए अपने बुरे पेट को सहलाते हुए कहती है, देखा ना बेबीजा, आपने आपके डैड आपकी मम्मा से बिल्कुल प्यार नहीं करते। आपकी मम्मा को छोड़कर देखो आराम से सो गए हैं। आपके डैड को तो आपकी मम्मा की बातों में भी अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। कृतिका की बातें सुनकर सूर्य तुरंत अपनी आंखें जबरदस्ती खोलकर लाचारी से उसे देखते हुए कहता है, नहीं जान, सोया नहीं हूँ मैं, सुन रहा हूँ तुम्हारी बातें, बोलो ना, तुम्हें जो भी बोलना है। कृतिका जो भी गुस्से में आ गई थी, अपना पेट पकड़कर बेड से उठते हुए कहती है, नहीं आप सो जाओ, क्या जरूरत है आपको मेरी फालतू बातें सुनने की। मैं पागलों की तरह बक बक कर रही हूँ और आप आराम से सो रहे हो। समझ गई हूँ मैं, आप बदल गए हो, मैं अब आपके किसी काम की नहीं रही। कृतिका की बचकानी बातें सुनकर सूर्य मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे हल्के से अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में अच्छे से सुलाता है और माथे को चूमते हुए कहता है, ऐसा हो सकता है क्या कि तुम्हारा सूर्य तुम्हारी कोई बात ना सुने। मैं सब सुन रहा था, बस बीच में थोड़ी आंख लग गई थी। सूर्य उससे बातें करते हुए उसके बालों को भी सहला रहा था। थोड़ी ही देर में वो देखता है कि स्वर्तिका सो गई है। ये देखो सुकून की सांस लेते हुए कहता है, अभी तो और भी 4 महीने बाकी है। पता नहीं ये लड़की क्या हाल करेगी मेरा। खुद तो दिन भर घोड़े बेचकर सोती रहती है और पूरी रात पक बक करती रहती है। अगर जरा सा सो जाऊं तो मैडम को सोना आ जाता है। सुबह सुबह डेट को कंप्लेन कर मुझे डांट खिला देती है। सूर्य ने ये बात मुस्कुराते हुए कही थी, क्योंकि वे जानता था कि ये सब कृतिका के प्रेगनेंसी सिम्टम्स है, जिस कारण वो अलग अलग बिहेव करती रहती है और खुद के साथ साथ दूसरों को भी परेशान किए रहती है। देखते ही देखते 4 महीने निकल गए। फिलहाल पूरा घर कृतिका के आगे पीछे ही घूमता रहता था और कृतिका सिर्फ सूर्य के पीछे, क्योंकि उसे इतनी प्रेगनेंसी सिम्टम और मूड स्विंग हो रहे थे कि सूर्य का खाना पीना दुश्वार हो गया था। उसका आधा से ज्यादा समय घर में ही कृतिका की खुद खातिरदारी में ही निकलता था। अगर वे भूल से भी कृतिका की बात नहीं मानता या उसकी डिमांड पूरी नहीं करता तो कृतिका सीधा समर जी के पास उसकी कंप्लेंट लेकर पहुंच जाती और उसके बाद सूर्य की बैंड बजना पक्का था। कृतिका के पास हमेशा कोई ना कोई रहता ही था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई कृतिका की केयर करती थी तो वो थी तन्वी। हम उम्र होने के बाद भी उसने इस मुश्किल समय में कृतिका का साथ एक दोस्त से बढ़कर एक माँ के जैसा निभाया था। फिलहाल कृतिका अपना 8 महीने का बढ़ा हुआ पेट पकड़ी डाइनिंग टेबल पर बैठी सामने रखे खाने को घूर रही थी, क्योंकि उसके सामने सूप से भरा बाउल रखा हुआ था जो कृतिका को पीना बिल्कुल पसंद नहीं था। जहाँ कृतिका गुस्से में उस सूप को घूर रही थी, वहीं सभी घर वाले उसके सामने बैठे उसे ही देख रहे थे और सभी के चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था। डाइनिंग टेबल का माहौल एकदम शांत था, जिसे तोड़ते हुए कृतिका गुस्से में चीख अपने पास बैठे सूर्य से कहती है, मुझे ये नहीं खाना, आज मुझे आलू के पराठे खाने हैं, वे भी दही के साथ। कृतिका की बात सुनकर सूर्य, जिसके ऑर्डर से ही आज ये डिनर बना था, एक नज़र सभी घर वालों को देखता है जो पहले से ही उसे घूर रहे थे। वे तुरंत उनसे अपनी नजरें फेर कर कृतिका से कड़े शब्दों में कहता है, आज तुम्हारी जिद नहीं चलेगी। डॉक्टर ने जो डाइट में लिखा है वो खाना होगा। सूर्य की बात खत्म होते ही समर जी उसके सामने बैठते हुए तन्वी से कहता है, बेटा आज हम सब यही सूप पियेंगे, आप सबके लिए यही सर्व कीजिए। समर जी का ऑर्डर सुनकर तन्वी ने अपना सर हाँ में हिलाया और तुरंत सर्वेंट की मदद से सबके लिए वही सूप ले आई। सभी के सामने एक एक बाउल रख दिया गया। फिलहाल सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे, बस नूर नहीं थी, क्योंकि वह अपने किसी काम से घर के बाहर थी। तन्वी सभी को सूप सर्व कर
अपनी चेयर पर युवान के पास बैठ जाती है। युवान उसकी तरफ झुककर धीरे से कहता है, लगता है आज भाई और डेढ़ की लड़ाई में हमें सूप पीकर ही सोना पड़ेगा। इतना बोलकर वो कृतिका को देखता है जो मुंह लटकाए बैठी थी। युवान थोड़ी हिम्मत जुटाकर शौर्य से कहता है, भाई जीत छोड़ दो ना अपनी, देखो तो एक बार मेरी तूफान मेल को, बेचारी का मुंह कैसे मुरझा गया है। खाने दो ना उन्हें जो खाना है। युवान आके कुछ कहता उससे पहले ही उसे शौर्य की घूरती हुई नजरें दिखी, जिन्हें देखकर वो तुरंत चुप हो गया। समर जी गुस्से से सूर्य को घूरते हुए कहते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसका फायदा मत उठाइए। सूर्य, युवान को घूरना बंद कीजिए और अपनी जीत छोड़ दीजिए। आज के बाद जो हमारी बच्ची खाएगी वे सब भी वही खाएंगे और हम सब भी वही खाएंगे, और ये मेरा फैसला है। समर जी का फैसला सुनकर सूर्य सिर हिलाते हुए कहता है, डैड क्यों आप जिद पर अड़े हैं? जो खाना कृतिका के लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो आपके लिए सही नहीं है, तो प्लीज जिद छोड़ दीजिए। उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए समर जी सूप पीते हुए कहते हैं, जिद तो आप कर नहीं छोड़ रहे हैं। अगर कृतिका का थोड़ा बहुत डाइट से अलग कुछ खा लेगी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप अपनी माँ के पेट में थे तब भी डॉक्टर ने बहुत कुछ कहा था, लेकिन मैंने हमेशा उनकी पसंद को आगे रखा। फिर आप क्यों नहीं? समर जी की बात खत्म होने से पहले सॉरी सूप का बाउल दूर सरकार को अपनी जगह से उठते हुए कहता है, ठीक है जैसे आपकी मर्जी, अपनी बेटी का ख्याल रखिए। मैं आज के बाद कुछ नहीं बोलूंगा। सूर्य गुस्से से वहां से निकलकर सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी उसके कानों में कृतिका की आवाज पड़ती है, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं करूंगी अब कोई जिद। उस आवाज को सुनकर सूर्य के कदम अचानक रुक जाते हैं और वे लाचारी से अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि कृतिका ने रोते हुए ये बात कही थी। सूर्य बिना देरी के उसके पास आता है और सामने वाली चेयर पर बैठकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। सूर्य की हरकत देखकर समर जी के साथ साथ सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कृतिका रोते हुए सूर्य के सीने से लगकर कहती है, पक्का आप जो बोलोगे मैं वही खाऊंगी, प्लीज आप और डेढ़ लड़ाई मत करो ना, मुझे अपनी फैमिली में बस प्यार देखना है, लड़ाई नहीं। सूर्य के साथ साथ सभी मुस्कुराने लगते हैं और तभी समर जी गर्व से कहते हैं, देखा आपने, घर में सबसे छोटी है ये, लेकिन इसकी सोच हम सभी से बड़ी है। सूर्य कृतिका के मासूम चेहरे को देखते हुए कहता है, पहले मेरी बीवी मुझे उम्र का ताना देती थी, अब मेरे पिता भी दे रहे हैं, अब क्या कर सकता हूँ मैं इसमें। सूर्य आखिरकार अपनी चीज छोड़कर तन्वी की तरफ कुछ कहने के लिए मुड़ता है। उससे पहले ही तन्वी खुशी से उठकर किचन की तरफ जाते हुए कहती है, भाई मैंने पहले ही आलू के पराठे बनाकर रखे हुए हैं, अभी लेकर आती हूँ। थोड़ी ही देर में तन्वी ढेर सारे आलू के पराठे लेकर आती है। कृतिका, युवान और समर जी सबके चेहरे खिल जाते हैं। तन्वी जैसे ही सबको सर्व करने लगती है। सूर्य कहता है, बच्चे आप बैठो, बाकी काम के लिए सर्वेंट है यहाँ, आप वैसे भी दिन भर काम ही करती रहती हो। सभी डिनर करने लगते हैं और शौर्य हमेशा की तरह कृतिका को अपने हाथों से खिलाता है। रात के करीब 2 बजे शौर्य अपनी बाहों में कृतिका को लिए आराम से सो रहा था, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वह आंखें खोलकर देखता है कि कृतिका अपना पेट पकड़े रो रही थी। शौर्य तुरंत कमरे की लाइट ऑन करके पूछता है तो कृतिका लड़खड़ाती आवाज में कहती है, शौर्य लगता है हमारे बेबीज के आने का समय हो गया है। ये सुनकर सूर्य के माथे पर पसीना आ जाता है। वह खुद को संभाल कर कृतिका के माथे को चूमते हुए कहता है, रिलैक्स बच्चे, कुछ नहीं होगा, तुम पैनिक हो रही हो, जो तुम्हारे और बच्चे के लिए सही नहीं है। मैं हूँ, सारा अरेंजमेंट करके रखा है मैंने, हम तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं। सूर्य तुरंत अपना फ़ोन उठाकर किसी को कॉल करता है और कृतिका से कहता है, बस कुछ देर और, तब तक थोड़ा सब्र करो। कृतिका की बातें सुन सूर्य के चेहरे पर घबराहट दिखाई देने लगती है। ये भी एक हैरानी वाली बात ही थी, क्योंकि इस बड़ी बड़ी डील करते वक्त भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखाई देती थी, लेकिन आज अपनी वाइफ को लेबर पेन में देख उसके माथे पर पसीने आने लगे थे। अब कृतिका देखती है कि सूर्य खुद में ही कहीं खोया हुआ है, तब वो उसकी बाह को हिलाते हुए कहती है, कृतिका की बात कान में आ रही सूर्य तुरंत अपने सेंस में आता है और तुरंत रूम की लाइट ऑन कर अपना फोन निकाल पहले युवान को कॉल कर इन्फॉर्म करता है और तन्वी को तुरंत अपने कमरे में आने को कहता है। वो खुद कृतिका को अपनी गोद में उठाए बिना देरी के रूम से बाहर निकल जाता है। थोड़ी ही देर में पूरा परिवार लिविंग हॉल में मौजूद था, जहां कृतिका अपना सिर तन्वी के पेट से लगाए रोए जा रही थी, क्योंकि उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वहीं शौर्य अपना फोन कान पे लगा डॉक्टर एडन को इन्फॉर्म कर रहा था और तुरंत नर्सिंग होम रेडी कर वापस से कृतिका को अपनी गोद में उठा विला से निकल जाता है। उसके साथ ही युवान तन्वी के साथ साथ संवर जी भी कृतिका और शौर्य के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। जतिन जो तो सूर्य के साथ ही रहता था। बस थोड़ी ही देर में सूर्य की गाड़ी हॉस्पिटल से बाहर आकर रुकती है और उसके साथ युवान और समर की गाड़ी भी आती है। सभी बहुत जल्द पहुंच गए थे, क्योंकि जतिन ने पहले ही पूरा रास्ता खाली करवा दिया गया था, जिस कारण उन सभी को हॉस्पिटल तक आने में ज़्यादा देरी नहीं हुई। गाड़ी रुकते ही शौर्य बिना एक मिनट देरी के कृतिका को अपनी गोद में लिए हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ डॉक्टर एडन पहले से ही ओटी तैयार कर सामने खड़ी थी। जहाँ से ही शौर्य कृतिका को लिए वहाँ आता है, डॉक्टर एडन तुरंत उस स्ट्रेचर पर लेटकर कृतिका को ओटी के अंदर लेकर चली जाती है। फिलहाल उस पूरे फ्लोर को खाली कराया गया था।
और हर तरफ सूर्य के गार्ड्स खड़े थे क्योंकि जितिन ने पूरे हॉस्पिटल बहुत अच्छी तरह से सिक्योर कर दिया था। फिलहाल कृतिका अब भी हॉस्पिटल गाउन पहने ओटी रूम में थी। उसके हाथों में ड्रिप लगी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी क्योंकि उसे अनिस्थीसिया के साथ बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था। वे ओटी के बाहर बैठे सभी के चेहरे पर बेचैनी चिंता के मिले-जुले एक्सप्रेशन थे। एक लंबे चेयर पर समर और तन्वी बैठे हुए थे तो वहीं सूर्य के कदम एक जगह रुक ही नहीं रहे थे और युवान की नज़र तो बस ओटी रूम के दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। सभी बेचैनी से अपना टाइम निकाल रहे थे। तभी ओटी रूम का दरवाजा खुलता है और एक नर्स बाहर निकलती है, लेकिन वे बिना कुछ बोले बाहर की तरफ चली जाती है और थोड़ी ही देर में वापस से ओटी रूम के अंदर जाती है। लेकिन जाते वक्त उसकी चाल थोड़ी अलग थी, जिसे कोई देख नहीं पाता क्योंकि सभी फिलहाल कृतिका को लेकर परेशान थे। थोड़ी ही देर में सभी के कानों में बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर जहाँ सभी के चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल सभी के चेहरे पर परेशानी थी और चेहरे की परेशानी और बढ़ गई थी क्योंकि अब सभी को अब कृतिका की चिंता होने लगी थी। थोड़ी ही देर में डॉक्टर एडन अपने साथ दो नर्सेज को ले बाहर आती है और दोनों ही हाथों में एक एक बेबी था। वहीं जब सूर्य की नज़र अपने बच्चों पर जाती है तब उसकी आंखें नम हो जाती है, लेकिन वे तुरंत उन दोनों बच्चों को अपना चेहरा फेर डॉक्टर एडन के सामने खड़े होकर अपनी कड़क आवाज में कहता है, मेरी कृतिका कैसी है? कुछ हुआ तो नहीं ना उसको? सूर्य की फिक्र देख डॉक्टर एडन हल्का मुस्कुराते हुए कहती हैं, आपकी वाइफ अभी ठीक है, फिलहाल वे बेहोश हो और दवा के असर के कारण उन्हें होश आने में अभी वक्त लगेगा। डॉक्टर एडन की बात सुन सूर्य के साथ साथ सभी के चेहरे पर एक सुकून नजर आने लगता है और सूर्य बिना किसी की परमिशन दिए तुरंत रूम के अंदर चला जाता है। बाहर सब उन दोनों को नन्ही सी जान का स्वागत करने लगते हैं। सूर्य की नजरें जब कृतिका पर जाती है तब उसकी आंखें हल्की नम हो जाती हैं क्योंकि कृतिका अभी बेड पर बेजान लेटी हुई थी। उसके हाथों में ड्रिप लगी हुई थी, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क जिसे देख सूर्य तुरंत उसके करीब आकर उसके माथे को चूमते हुए कहता है, सिर्फ मुझे खुशी देने के लिए तुमने ना जाने कितनी तकलीफें सही है। कौन से शब्दों में तुम्हें शुक्र अदा करूं, कैसे कर्ज उतारूंगा, इसका मैं खुद नहीं जानता। फिलहाल कृतिका बेहोश थी, जिस कारण उसे सूर्य की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। थोड़ी ही देर में सभी कृतिका और बेबी से मेल वहां से विला के लिए निकल जाते हैं। मन तो किसी का नहीं था जाने का, लेकिन सूर्य के कहने पर सभी को जाना पड़ा। कृतिका को फिलहाल ओटी रूम से निकाल नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके दोनों बच्चे आराम से झूले में सो रहे थे। कृतिका की आंख अब हल्की हल्की खुल रही थी। दवाई का असर अभी भी बहुत था, जिस कारण चाहकर भी वो अपनी पूरी आंखें नहीं खोल पा रही थी। कृतिका बहुत कोशिश कर जैसे तैसे अपनी आंखें खोलती है, लेकिन जैसे ही वे अपनी आंखें खोलती है उसके ऊपर का दवाई का असर कहीं ना कहीं गायब हो जाता है क्योंकि वो अपने सामने अपनी दी मतलब अनाया को खड़ी देखती है, जिसके हाथों में पिंक टॉवल से लिपटा एक छोटा बेबी था। वहीं जब अनाया की नजर कृतिका पर जाती है तब वो मुस्कुराते हुए अपनी गोद में लिए बेबी को चूमते हुए कहती है, देख कहा था ना जन्म तो देगी इसे, लेकिन माँ ये मुझे बोलेगा अब तेरा ही बच्चा जब तू उससे मिलेगा तो अनजान बन के। अनाया की बातें सुन कृतिका की आंखें भर आती है और तभी उसकी नजर वहीं रूम में सोफा पर सोए सोए सूर्य पर जाती है, जिसे देख वो जोर जोर से चीखने की कोशिश करती है, सूर्य बचाओ, हमारे बच्चे को दी लेकर जा रही है उसे। लेकिन कृतिका के इतने चिल्लाने के बाद भी सूर्य की आंखें नहीं खुलती और उसकी आंखों के सामने ही अनाया उसके एक बच्चे को लेकर रूम से निकल जाती है। पूरे कमरे में कृतिका के चीखने की आवाज़ें गूंज रही थी। वो बार बार एक ही बात चिल्ला रही थी, सूर्य उठो, देखो दी मेरे बच्चे को लेकर जा रही है। लेकिन सामने सोफे पर सोए सूर्य की आंख ही नहीं खुल रही थी। कृतिका आगे कुछ बोलती तभी उसके शरीर में जोर का एक झटका लगता है और उसकी आंखें खुलती है। तभी उसके कान में सूर्य की आवाज़ आती है जो बार बार उसको अपनी आंखें खोलने को कह रहा था। सूर्य की आवाज़ सुनकर दिखा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो खुद को अपने बेडरूम में पाती है और खुद को सूर्य की बाहों में। तभी वे तुरंत अपना हाथ अपने पेट पर रखती है और अपने बेबीज को अपने अंदर महसूस कर वे एक सुकून की सांस लेती है। तभी कृतिका को यह एहसास होता है कि उसने अभी जो भी देखा वो बस एक सपना था। वहीं सूर्य जो बस चुपचाप कृतिका की हर एक हरकत को देख रहा था। उसे समझते देर नहीं लगती कि कृतिका ने पक्का कोई बुरा सपना देखा है, क्योंकि कृतिका बहुत देर से नींद में बड़बड़ा रही थी। अभी उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी और उसकी सांसें फूल रही थी। जब सूर्य देखता है कि कृतिका पहले के मुकाबले थोड़ी शांत हो गई, तभी कृतिका को खुद के सीने से और चिपकाते हुए बहुत प्यार से कहता है, क्या हुआ मेरे बच्चे को, कुछ बुरा सपना देखा क्या? सूर्य की आवाज़ कान में जाते ही कृतिका की आंखों के सामने वापस से वो सीन आकर गुजरने लगता है। अब जब अनाया मुस्कुराते हुए अपने हाथों में उसका बच्चा पकड़े उसी की नज़रों के सामने लेकर जा रही थी और कृतिका बस चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी। उस सपने को याद करते ही कृतिका के हाथ की पकड़ सूर्य के सीने पर कस जाती है और वे जबरदस्त लड़खड़ाती आवाज़ में कहती है, सॉरी, वो मेरे बच्चे से मुझे दूर कर देगी। कृतिका के मुंह से निकले शब्द सुन सूर्य की भौहें सिकुड़ जाती है और वह अपनी कड़क आवाज़ में कहता है, किसकी इतनी हिम्मत जो सूर्य सी प्रताप के बच्चे को उससे दूर करे।
अनाया कृतिका के मुँह से बस इतना ही निकल पाता है। कृतिका के मुँह से अनाया का नाम सुन सूर्य को समझते देर नहीं लगती कि आखिर हुआ क्या है। वही कृतिका जब देखती है कि अनाया का नाम सुनकर भी सूर्य शांत है, तभी अपनी नजरें उठा सूर्य को देखते हुए जैसे ही कुछ बोलने को होती है, सूर्य के चेहरे पर मुस्कान देख उसे बहुत हैरानी होती है, क्योंकि सूर्य की मुस्कान अभी कोई आम मुस्कान नहीं थी। वो उसकी एक खतरनाक मुस्कान थी, जिसे वे तब जब देखा करती थी जब सूर्य कोई बाजी जीतता था, जिसे देख कृतिका अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहती है, सूर्य आप मुस्कुरा रहे हो, आपको मजाक लग रही है। मेरी बातें मैंने अभी सपने में देखा, वो हमारे एक बच्चे को लेकर जा रही थी, और देखना वे जरूर करेगी। और कुछ आपको याद है ना, उन्होंने जाते जाते क्या धमकी दी थी। कृतिका की बातें खत्म होने से पहले ही सूर्य उसके लड़खड़ाते होठों पर अपने होठ रख उसे चूम लेता है, जिस कारण कृतिका पूरी तरह से शांत हो जाती है। उसे देख सूर्य तुरंत ही उसके होठों को छोड़ वापस से मुस्कुराते हुए कहता है, वो तब कुछ करेगी ना जब वो कुछ करने के लायक रहेगी। सूर्य के मुंह से निकली ये बातें सुन कृतिका की हैरानी के कारण आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, और वो अपनी उन्हीं बड़ी बड़ी आंखों से सूर्य को देखते हुए कहती है, मतलब क्या है आपकी बातों का, क्या क्या है आपने। कृतिका को हैरान देख सूर्य उसके माथे को चूम साइड टेबल से अपना फोन उठा उसमें कुछ करता है, और कुछ ही पल में वो फोन की स्क्रीन को कृतिका के सामने कर देता है, और कृतिका को अपनी आंखों से ही फोन की तरफ देखने का इशारा करता है। कृतिका फोन की तरफ देखती उससे पहले ही उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज़ आने लगती है, जिसे सुन वो तुरंत सूर्य का फ़ोन अपने हाथों में ले उसमें देखती है, तो उसकी हैरानी और बढ़ जाती है, क्योंकि सूर्य के फ़ोन में किसी जगह का सीसीटीवी फुटेज डला था, और वो फुटेज सूर्य के फार्म हाउस के बैकयार्ड में बने अंडरग्राउंड रूम का था, जहाँ उसने एक चेयर पर अनाया को बांध रखा था। उसके शरीर की हर जगह से बस खून ही खून निकल रहा था, और उस कमरे में बस उसकी आवाज़ ही गूंज रही थी। अनाया की ऐसी हालत देख कृतिका अपनी नज़र सूर्य पर कर हैरानी से बोलती है, कब से। तभी सूर्य मुस्कुराते हुए उसके सवालों का जवाब देते हुए कहता है, उसी दिन से जब उसने मेरी नज़रों के सामने मेरी वाइफ और बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। फ्लैशबैक। अनाया अपने चेहरे को ढक अपने दुपट्टे से अपने सिर से बहते खून को पोंछते हुए एक ऑटो में बैठ अपनी आंखों में कृतिका के लिए बेहिसाब नफरत लिए बोल रही थी, देख लेना तू कृतिका, जिस कारण सिर्फ तेरे कारण मेरा इतना अच्छा प्लान हो गया। हमेशा मेरी आवाज़ से डरने वाली तू आज शेरनी बनी बैठी है ना। कल रात के दिए तेरे जख्म का हर बदला मैं जरूर लूंगी। तूने अपने पति को तो मुझसे बचा लिया, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि तू अपने बच्चे को कैसे बचाती है मुझसे। अनाया खुद में ही अपना प्लान बना रही थी। उसकी आंखों में एक दर्द था, हारने का दर्द, जलील होने का दर्द। कृतिका ने वो बेल्ट बरसाए थे उसके शरीर पर, लेकिन उसका असर उसके दिल पर हुआ था। उसे वहाँ वो चोट लगी थी जिसका जिसका कोई दवा नहीं था उसके पास। अनाया आगे कुछ सोचती या बोलती, तभी ऑटो रुकता है, और वह अपने हाथों की उंगलियों में पहनी एक रिंग निकाल उस ऑटो ड्राइवर को देते हुए कहती है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तुम ये रख लो, तुम्हारे भाड़े से ये कहीं गुना ज़्यादा है। तभी वो ऑटो ड्राइवर पीछे पलटकर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे मेरा भाड़ा पहले ही सर ने दे दिया है, और आपकी ये उस अंगूठी से कहीं गुना ज़्यादा दिया है उन्होंने मुझे। ड्राइवर की बात सुन अनाया हैरानी से उसे देखते हुए कहती है, कौन सर की बात कर रहे हो तुम, क्या कहा है उसने तुम्हें। अनाया की बातों का जवाब देते हुए वे ऑटो ड्राइवर बाहर देखते हुए कहता है, सर ने बस कहा कि आपको यहीं पर लाकर उतार दो, बाकी की आप ही खिदमत वो खुद करेंगे। ऑटो ड्राइवर की बात सुन अनाया को कुछ गड़बड़ लगता है, और वह तुरंत ऑटो से बाहर देखती है, और खुद को सूर्य के फार्म हाउस के बैकयार्ड में खड़े देख उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। उसे समझते देर नहीं लगती कि वो अपने गुस्से की आग में इस कदर खोई हुई थी कि उसने ये तक नहीं देखा कि वे जा कहाँ रही है, पर आखिर में वो खुद को सूर्य की कैद में पाती है। अनाया तुरंत ऑटो से निकल जैसे ही वहां से भागने को होती है, उसके कदम जहाँ के तहाँ रुक जाते हैं, क्योंकि उसके सामने सूर्य अपने दोनों हाथ पॉकेट में रखे खड़ा था। सूर्य को देख अनाया की अब रही सही हिम्मत भी जवाब दे देती है, क्योंकि सूर्य के बाद ही उसकी नज़र उसके पीछे खड़े युवान और जतिन पर जाती है। वहीं सूर्य अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा मेरी वाइफ और बच्चे पर हमला कर तुम बच जाओगी, और क्या कह रही थी तुम, तुम्हारी डांट से डरने वाली लड़की आज शेरनी मन बैठी है, क्या तुम उसका ओहदा भूल रही हो। तो वो क्या है ये भूलो मत, जिसका राज इस दुनिया पर चलता है ना, वो लड़की उस पर अपना हुक्म चलाती है। इस शेर की शेरनी है वो। सूर्य ने अपनी आखिरी लाइन चिल्लाते हुए कहा था, जो फिलहाल वहां खड़े सभी के कानों में कुछ देर तक गूंजती ही रहती है। सूर्य गुस्से से अपनी नजर वहां खड़े कुछ लेडी गार्ड्स पर डालकर उसी तरह गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, ले जाओ इसे, और बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी करना, इतनी अच्छी तरह से कि इसके दिमाग से भी मेरी कृतिका का नाम मिट जाए, और उसे समझ आ जाए कि सूर्य सिंह प्रताप की दी हुई सजा होती कैसी है। सूर्य का आर्डर सुन वो सभी हट्टी कट्टी लेडी गार्ड्स अनाया की तरफ आती है, और उसकी बाह
पकड़ उसे घसीटते हुए बाहर ले जाती है। अनाया बस चिल्लाती रह जाती है और बस कुछ ही देर में वो गार्ड्स उसे लिए सूर्य के बैकयार्ड में बने बेसमेंट के अंदर लेकर चली जाती है। फ्लैशबैक एंड सूर्य की बातें सुन कृतिका हैरानी से उसकी तरफ देख हल्का गुस्से में कहती है, मेरी पीठ पीछे आपने इतना कुछ कर दिया, कब बताने वाले थे आप? उसकी मौत के बाद? सॉरी एकटक कृतिका के चेहरे को देख बिना देरी किए कहता है। उसका जवाब सुन कृतिका को कहीं ना कहीं अपने दिल में हल्का दर्द महसूस होता है और उसकी आंखों में जैसे ही एक आंसू का कतरा निकलता है तभी उसके कान में सूर्य की एक कड़क आवाज आती है, हिम्मत हिम्मत करना, अगर तुमने उसके लिए खुद को तकलीफ दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सूर्य की आवाज़ सुन कृतिका तुरंत अपनी आंखों से बहते उस आंसू को पोंछ अपना सिर सूर्य के सीने से लगाए रहती है। समय दो मुझे सूर्य, खुद को संभाल लूंगी। उनको मैंने अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया था, भूलने में समय लगता है। सूर्य अपने हाथों की उंगलियां उसके बालों में चलाते हुए कहता है, नहीं दे सकता समय, क्योंकि मैं तुम्हें एक पल भी अकेला नहीं छोड़ सकता और तुम उसके बारे में भी सोचो, ये भी मुझे मंजूर नहीं। थोड़ी ही देर में सूर्य अपनी गोद में कृतिका को लिए सुला देता है और कृतिका भी एक छोटी बच्ची की तरह उसके सीने से चिपक कर सो जाती है। सुबह के 6 बजे कृतिका अपने शरीर पर एक हल्का शॉल डाले गार्डन में बैठी थी। सुबह का समय था, धूप निकली नहीं थी क्योंकि आसमान अभी थोड़े थोड़े बादलों से ढका हुआ था। हवा भी हल्की हल्की चल रही थी जो हर बार कृतिका के बालों से खेल कर जा रही थी। इतने अच्छे मौसम होने के बावजूद कृतिका गुमसुम बस सामने लगे लाल गुलाबों के बागान को एकटक देखे जा रही थी। उसकी आंखें हल्की हल्की फूली हुई थी जिस कारण कृतिका अभी और भी सुंदर लग रही थी। वहीं इधर गार्डन में दौड़ रहे सूर्य की नजर भी कृतिका के गुमसुम चेहरे से हट नहीं रही थी। उसने अभी स्पोर्ट सूट पहना था। हमेशा इस जिम में रहने वाला सूर्य आज अपनी वाइफ के लिए गार्डन में दौड़ रहा था क्योंकि सुबह सुबह कृतिका ने डिमांड की थी कि उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जिस कारण वो गार्डन की ठंडी हवा में बैठना चाहती है। सूर्य भला अपनी वाइफ को अकेला छोड़ सकता था, इस कारण उसने भी डिसाइड किया कि वो भी आज गार्डन में ही अपना वर्कआउट करेगा। कृतिका के मुरझाए चेहरे को देख सूर्य से अब रहा नहीं जाता क्योंकि उसको आदत थी कृतिका को हमेशा मुस्कुराते हुए और जिद करते हुए देखने की। सूर्य कुछ देर कृतिका को देख अपना फोन निकाल उसमें कुछ करता है और हल्का मुस्कुराते हुए देखता है, अब देखता हूँ कैसे नहीं मुस्कुराती तुम। वहीं इधर कृतिका चुपचाप बैठे रात की बातों को सोच रही थी। जब ही उसके जहन में वे पल आता जब अनाया उसके बच्चे को लेकर जा रही थी। उसकी रूह कांप जाती थी। कृतिका का मन एक बार और बेचैन हो रहा था, उसकी सांसें तेज हो रही थी। तभी उसकी नजर आसमान की तरफ जाती है जहाँ पर रंग बिरंगे हजारों बलून्स उड़ रहे थे, जिसे देख कृतिका को हैरानी तो होती है लेकिन अचानक से उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान भी आ जाती है क्योंकि अब वो खुद ढेर सारे बैलून्स के बीच खड़ी थी। कृतिका अपनी जगह से उन सारे बैलून्स को अपनी बाहों में भरने लगती है। वो फिलहाल अभी एकदम बच्चों जैसी हरकत कर रही थी। कृतिका एक बैलून को पकड़कर अपनी बाहों में भरती और तुरंत दूसरे को पकड़ने जाती तो पहला वाला उसकी बाहों से निकल जाता। वो फिर पकड़ती और यही चीजें काफी देर तक चली। कृतिका बैलून्स के बीच ही थी कि उसके कानों में अचानक से गाने की धुन आने लगती है और वो जब अपनी नज़र बलून से हटाती है तब खुद के सामने पूरे परिवार को खड़ा पाती है। लेकिन कृतिका को हैरानी तब होती है जब अचानक से समर जी उसके सामने आकर अपना हाथ उसके सामने बढ़ाती है और एक गाना गुनगुनाने लगते हैं। समर जी का इतना प्यारा अंदाज देख कृतिका की आंखें नम हो जाती है और वे तुरंत अपना हाथ उनके हाथ में देती है। तभी उसी वक्त उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस होते हैं और उस गाने में तन्वी की आवाज़ जो बहुत ही प्यारी आवाज़ में उसी गाने को आगे आगे बढ़ा रही थी। कृतिका जब तक पीछे पलटकर तन्वी को देखती तभी भी उसके सामने एक बड़ा बैलून आता है और उसके पीछे से युवान अपना चेहरा हल्का बाहर निकाल मुस्कुराते हुए वो भी गाने को आगे बढ़ाते हुए कहता है। कृतिका मुस्कुराते हुए सभी को देख रही थी। तभी उसके सामने नूर और जतिन अपने दोनों कान पकड़े आते हैं। कृतिका की एक बाह को जतिन थामता है और दूसरी बाह को नूर और दोनों हाथ साथ में गाते हैं। जतिन और नूर कृतिका को उसी तरह थामे गाते हुए उसे सूर्य के पास ले जाते हैं और उसका हाथ सूर्य के हाथों में दे देते हैं। तभी सूर्य भी तुरंत कृतिका का हाथ थाम उसे अपने होठों से लगाते हुए गाता है। कृतिका कृतिका अभी अपने सारे गमों को भूल चुकी थी। सभी ने मिलकर उसे आज इतना स्पेशल फील करवाया था कि वो खुद को फिलहाल दुनिया की सबसे लकी इंसान मान रही थी। कृतिका अपने हाथों में सूर्य का हाथ थाम अपनी नजरें बाकी लोगों पर करते हुए कहती है, सूर्य सच बोलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंक करती हूँ, लेकिन आज मुझे समझ आया कि मैं तो दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ जिसे आप लोग जैसा
प्यार करने वाला परिवार मिला है। एक वक्त था जब मैं खुद को एकदम अकेला महसूस करती थी। पापा और दीदी के लिए बस एक प्यादा थी जिसका इस्तेमाल उन्होंने सूर्य को फंसाने के लिए किया था। और सूर्य फंस भी गए, लेकिन उनके मेरी ज़िंदगी में आते ही मेरी ज़िंदगी बदल गई। अभी मेरे पास पूरा परिवार है। इतना बोल वो समर जी की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे इतना प्यार करने वाले पिता मिले तो अपने बेटे के भी खिलाफ जा सकते हैं मेरे लिए। फिर वो नूर और जतिन की तरफ देखते हुए कहती है, नूर दी, मैं मुझे बड़ी बहन मिली, तब जाकर मुझे समझ आया कि बड़ी बहन का प्यार कैसा होता है। और जतिन भाई में मुझे एक बड़ा भाई मिला। तभी वे युवान की तरफ देखते हुए कहती है, युवान में एक अच्छा दोस्त और वो इंसान मिला जो हर वक्त मेरे साथ खड़ा रहता है। और तन्वी, वो तो मेरा अकेले का ही पूरा परिवार है। इतना बोल वो आखिरी में सूर्य को देखते हुए कहती है, बस इन्हीं का थोड़ा स्क्रू ढीला है जो मैं जल्दी से कस दूंगी। कृतिका के मुझसे खुद की इस तरह की तारीफ सुन सूर्य की भौहें चढ़ जाती है, लेकिन वे समझ के कुछ कहता नहीं। कृतिका की बात खत्म होते ही समर जी मुस्कुराते उसके पास आकर उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, सच तो यह है कि बच्चे आपके आने से हम खुशनसीब हो गए हैं। आपने इस घर को घर बनाया, यहाँ परिवार को बसाया, एक भाई को दूसरे भाई से मिलवाया, दो प्यार करने वाले लोगों को एक अटूट बंधन में बांधा। तो सच तो यह है कि यह परिवार आपको बनाया हुआ है और आपके बिना तो यह कुछ है ही नहीं। समर जी की बातों से सहमति जताते हुए जितिन आगे आकर वापस से अपने कान पकड़ते हुए कहता है, क्या आप अपने इस भाई को माफ नहीं करोगी? तभी नूर भी सामने आकर जतिन का साथ देते हुए कहती है, हाँ कृतिका, तुमने तो हमारे लिए अच्छा सोचा। अगर आज हम साथ हैं तो बस तुम्हारे कारण, लेकिन हमने तुम्हें उस वक्त छोड़ा जब तुमको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। माफ़ कर सकती हो हमें और हमारी उस गलती के लिए। नूर अगर कुछ कहती उससे नूर आगे कुछ कहती उससे पहले कृतिका उन दोनों को एक साथ गले लगा लेती और बोलती है, जतिन भाई और दी, मैं तो आप दोनों से गुस्सा हूँ ही नहीं और आप तो मेरी दी है, आपसे तो मैं कभी गुस्सा हो सकती हूँ क्या? कृतिका की बात सभी का दिल जीतने लगती है। तभी कृतिका अपने डिबिल मोड में आते हुए समर जी के सीने से लगकर बहुत मासूम बनते हुए कहती है, डेढ़, आपको पता है आपके दोनों बेटों ने मुझे कितना हर्ट किया था, कितना रुलाया था मुझे, और अब मेरा मन कर रहा है उन दोनों को पनिशमेंट देने का। कृतिका की बातें सुन युवान और सूर्य दोनों ही एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तभी युवान समर जी के सामने आकर कृतिका को घूरते हुए कहता है, शैतान लड़की, डेढ़ की चमची, क्यों उनको हमारे खिलाफ भड़का रही हो? युवान आगे कुछ कहता उससे पहले ही उसके कानों में समर जी की कड़क आवाज आती है जो कृतिका के बालों को बहुत ही प्यार से सहलाते हुए कहते हैं, चुप रहिए, आप की हिम्मत कैसे हुई हमारी बच्ची से ऊंची आवाज में बात करने की? इतना बुरी वापस से कृतिका के बालों को सहलाते हुए कहते हैं, बच्चे, आप कहो क्या सजा देनी है आपको इन दोनों को? जो आप बोलो वो ही होगा। अभी कृतिका के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी जो युवान और सूर्य बखूबी देख पा रहे थे। वहीं सूर्य चुपचाप खड़ा कृतिका को देखते हुए कहता है, अच्छी चाल चली है मैडम ने, बस अकेले में मिले तब बताता हूँ इनको। तभी दोनों की नजरें मिलती है और सूर्य जैसे ही उसे घूर कर देखता है, कृतिका तुरंत अपनी नजरें उससे फेर लेती है। वहीं कृतिका अपनी नजरें ने झुका ही सूर्य और युवान को एक नजर देख धीरे से कहती है, डेढ़, आज मुझे ना लंच, इन दोनों के हाथ का खाना है। कृतिका की बात खत्म होते ही युवान थोड़ा अनजान बनते हुए कहता है, बस इतनी बात? अरे कोई बड़ी बात नहीं है, हम दोनों ही भाई अपने हाथों से खिला देंगे आपको। तब युवान की बातों को बीच में काटते हुए तन्वी कहती है, सिर्फ हाथों से खिलाना नहीं है, बना कर भी खिलाना है। तन्वी की बातों को सुन युवान उसे घूर कर देखने लगता है। तभी वापस से समर जी उसे डांट लगाते हुए कहते हैं, आप फिर से हमारे बच्चे को अपनी आंखें दिखा रहे हैं, लगता है हिम्मत बहुत बढ़ गई है आपकी। इतना बोल वो तन्वी को भी अपने सीने से लगा लेते हैं। वहीं बहुत देर से चुप खड़ा सूर्य आगे आकर कृतिका को देखते हुए कहता है, चलो ठीक है डेढ़, हम आपके दोनों ही लाड़ली बच्चों का मनपसंद खाना बनाएंगे। आज क्लास लेना बंद कीजिए, आप क्लास लेना बंद कीजिए, आप आज क्लास लेना बंद कीजिए आप। इतना बोल वो युवान और जितिन के साथ एक टीम बना लेता। कुछ देर बाद लिविंग हॉल सूर्य अपने हाथों में पकड़े एक लिस्ट को ये सामने सोफा पर बैठी कृतिका को घूरते हुए कहता है, इतना खाना कौन बनाएगा? अरे हमें प्याज काटना नहीं आता, तुम हमें 15 चीजों की लिस्ट पकड़ाए बैठी हो। सूर्य की शिकायत सुन कृतिका वापस से समर जी को देख मासूमियत से कहती है, देखा ना डैडी, गुस्सा हो रहे हैं मुझ पर। कृतिका क्या इतना कहना था? सूर्य, युवान और जितिन बिना एक सीन गए वहां से भागकर किचन में घुस जाते हैं। उनकी हरकत देख सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी समर जी कृतिका के गालों को सहलाते हुए कहते हैं, उनके सहलाते हुए बहुत ही प्यार से कहते हैं, आपका जो मन है आप वह करो, आप बस खुश रहा करो, क्योंकि आप बच्चों की खुशी में ही अब मेरी भी खुशी है। ये बात उन्होंने तीनों को देख कही थी। वहीं इधर किचन में तीनों का हाल बुरा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि आज अपनी जिंदगी में पहली बार उन तीनों ने किचन का चेहरा देखा था। वो तीनों ही आटे और दाल से अनजान थे और फिलहाल उन्हें कृतिका की डिमांड का पूरा एक टाइम का खाना बनाना था जो उनके लिए किसी जंग लड़ने के बराबर था। युवान अपने हाथों में पकड़े कुछ डिब्बों को देख सूर्य से कहता है, भाई सब ये सभी दालें तो एक जैसी ही दिख रही है, सभी की सभी पीले रंग की है, बस साइज थोड़ा अलग अलग है। तभी जतिन भी दो डिब्बों को
सूर्य को दिखाते हुए कहता है, और बॉस ये सभी वाइट है, कैसे पता करें कि नमक कौन है और मैदा कौन है? और यहाँ पर तो इतने सारे आटे के डिब्बे हैं, रोटी किससे बनती है, कैसे पता चलेगा? वहीं सूर्य अपने हाथों में पकड़े प्याज को देख कहता है, वो सब छोड़ो, ये बताओ ये प्याज के छिलके कब तक उतारने हैं कि प्याज बाहर आ जाए? अब भला एक माफिया किंग खाना बनाए तो उससे और क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? वो तो तीनों अपने ही सवाल जवाब में लगे थे, तभी उन्हें किसी की हंसी की आवाज़ आती है, जिसे सुन जब वो पीछे देखते हैं तो पाते हैं कि कृतिका अपने पेट पर हाथ रखकर जोर से हंस रही थी। किसी के हंसने की आवाज़ सुन जैसे ही वे तीनों पीछे देखते हैं, वहाँ कृतिका के साथ तन्वी और नूर को खुद पर हंसते हुए पाते हैं। वहीं सूर्य कृतिका को देख उसे घूरते हुए बोलता है, वह देखो मैडम को, इनको हंसाने के लिए मैंने पूरा आसमान बलून से भर दिया, और उसके बदले इन्होंने मुझे क्या दिया? इतना बोल वो वहाँ रखे आलू और प्याज को अपने हाथों में उठाते हुए कहता है, मैडम ने ये गिफ्ट दिया है मुझे, अगर डेढ़ ना होते ना तो बताता मैं तुमको, बस शकल से ही भोरी हो तुम। सूर्य की बातों से सहमत होकर युवान भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, राइट भाई, हमने तो कितना प्यारा गाना भी गाया था, जबकि मुझे गाना भी नहीं आता, और देखो अब आटे और मैदे में उलझे हुए हैं, वे भी इस बदमाश के कारण। इतना बोल वो तन्वी को अपनी आंखें दिखाते हुए इशारे से कहता है, आपको तो रात में बताता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।